Hello, it's a lovely, pretty good morning from here in Delhi, and a great welcome to each one of you. In the last session, we started off with buyback of shares, and in the initial class, we saw the basic concepts of what we call buyback of shares. So we will stretch our discussion today, and we will try to cover some further and additional aspects of buyback of shares. तो बड़े स्वागत है आप सब लोगों का। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था बाई बैक बेसिकली क्या होता है और उसके थीम को हमने समझने की कोशिश करी, और इस पर्टिकुलर सेशन में अब हम बाई बैक ऑफ शेयर्स के कुछ आगे की चर्चा करेंगे। इसके आगे के अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा होगी। करेक्ट। तो बड़े बाय बैक ऑफ शेयर्स के बारे में अभी तक हमने जो कुछ भी करा है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, और फिर हम उसको कुछ और एग्जाम्पल से सप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने यही देखा कि जब कोई कंपनी बाय बैक ऑफ शेयर्स करती है तो कंपनी का कैपिटल बेस जो है ऑल्टर हो जाता है, खराब हो जाता है, और कोई भी कंपनी अपने कैपिटल बेस में किसी भी तरह की तब्दीली अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि ये कंपनी के लिए भयानक परिणाम लेकर के आ सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि अपने शेयर होल्डर का पैसा वापस लौटाने से पहले, एक्चुअल पेमेंट करने से पहले, हम अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करें। और हमने देखा था कि अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए कंपनी एक तो अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है, और अगर रिजर्व्स सफिशिएंट मात्रा में नहीं होते हैं तो फिर हम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं। यहाँ तक की चर्चा हमने लास्ट सेशन में करी थी। उस चर्चा को आगे हम बदस्तूर जारी रखेंगे। आप क्या करेंगे, पहले थ्योरी के लिए 2 या 2.5 पेज छोड़ दें। पहले अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी लिखेंगे और फिर उसके आगे की चर्चा को हम इस सेशन में बढ़ाएंगे। करेक्ट। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स का टॉपिक जो है वो जारी है, और बाय बैक ऑफ शेयर्स मैंने यहाँ पर लिखा, जरा स्क्रीन को चेक कर लें। हाँ, यहाँ तक आ रहा है। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स, करेक्ट बेटे, बाय बैक ऑफ शेयर्स। स्क्रीन को भी हमें जरा चेक करना पड़ता है साथ साथ। बाय बैक ऑफ शेयर्स, तो बाय बैक ऑफ शेयर्स की चर्चा अब हम स्टार्ट करते हैं। आइए बेटे फटाफट मेरे साथ लिखना शुरू करें। पहले हम बाय बैक की कुछ नॉर्मल चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। एक मिनट में जरा वायरिंग ठीक कर लूँ। लाइए जी, बाय बैक ऑफ शेयर। Buyback of shares simply refers to buyback of shares. Buyback of shares simply refers to, जरा साथ साथ आप लिखने की कोशिश करें। Buyback of shares simply refers to repurchase of own shares, repurchase of own shares by an entity, by an entity। तो बेटे एक एंटिटी जब अपने ही शेयर्स खरीदती है तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटा रही है। इज इट क्लियर टू यू? इसी को हम बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं, लेकिन हम इसको रिडम्पशन ऑफ इक्विटी, इसको हम रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर नहीं कहते हैं। जैसे कि हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वर्ड यूज़ करते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर यूज़ करते हैं जब हम डिवेंचर होल्डर का पैसा लौटाते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाती है तो उसको रिडम्पशन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यहाँ हमारा पहले से कोई कमिटमेंट नहीं है। क्योंकि जब कोई कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करती है तो उस वक्त कंपनी कोई कमिटमेंट नहीं देती कि आपका पैसा कब और किस वक्त लौटाया जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इसीलिए हम इसको रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर ना कह करके क्या कहते हैं? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो रीपर्चेज ऑफ ओन, इसको आप बेटे इक्विटी शेयर्स लिख लें, ओन इक्विटी शेयर्स। करेक्ट। लाइए जी आगे हम पढ़ते हैं। when a company या when an entity
when an entity buys back its own shares, जब एक एंटिटी अपने शेयर खरीदती है, when an entity buys back its equity shares comma the capital base of the company, the capital base of the company लिखना शुरू करें, the capital base of the company, the capital base of the company, capital base of the entity gets altered, gets altered। तो जब कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स का बाई बैक करती है तो कंपनी का जो कैपिटल बेस है उसमें कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं, इजंट इट और नॉट। नेक्स्ट पैराग्राफ में, एज ए रूल, एज ए रूल नो एंटिटी can afford, no entity can afford any changes, no entity can afford any changes in its capital base, in its capital base। कोई भी कंपनी अपने कैपिटल बेस में किसी भी तरीके के चेंजेस अफोर्ड नहीं कर सकती है। इज इट क्लियर टू यू? और बेटे कैपिटल बेस का मीनिंग मैंने आपको बताया था। कैपिटल बेस के 3 कंपोनेंट होते हैं, डेट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो कोई भी कंपनी अपने कैपिटल बेस में किसी भी तरह की तब्दीलियां अफोर्ड नहीं कर सकती हैं एज इट ब्रिंग्स अबाउट हॉरेंडुअस कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि इसके भयानक परिणाम होते हैं। हॉरेंडुअस कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब परिणाम। एज इट ब्रिंग्स अबाउट हॉरेंडुअस कॉन्सिक्वेंसेस, मैंने बताया था कि कोई भी पोटेंशियल इन्वेस्टर हमारी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी कंपनी को लोन देने में घबराना शुरू कर देंगे और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल हमारी कंपनी को क्रेडिट फैसिलिटी देने में हिचकिचाना शुरू कर देंगे। तो ये कंपनी के लिए भयानक परिणाम ला सकता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करें। रेस्टोर का मतलब है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर के आएँ। दस इट बिकम्स नेसेसरी, या इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब है अर्जेंट। दस इट बिकम्स इम्पेरेटिव, बेहद जरूरी, टू रेस्टोर द कैपिटल बेस। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करें। टू रेस्टोर द कैपिटल बेस, टू रेस्टोर द कैपिटल बेस। इसलिए अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और जैसा कि हमने कुछ एग्जाम्पल से देखा था कि अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए कंपनी क्या करती है। In order to restore the capital base, 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 comma, company utilizes its reserves, revenue reserves, its revenue reserves
सच एज, कौन कौन से, सच एज रेवेन्यू रिजर्व बेटे कौन कौन से होते हैं ध्यान दें, सच एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन 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 फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, एटसेट्रा। तो अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है। इज इट क्लियर टू यू बेटे? लेकिन अगर रिजर्व सफिशिएंट नहीं है तो हम फ्रेश इश्यू करते हैं। However, if reserves are insufficient, if reserves are not sufficient या insufficient, if reserves are insufficient, अगर रिजर्व सफिशिएंट नहीं है, if reserves are insufficient, then company makes a fresh issue, then company makes a fresh issue, और फिर कंपनी क्या करती है, एक फ्रेश इशू करती है। कंपनी मेक्स ए फ्रेश इशू ऑफ, ध्यान ये रखना है कि जो फ्रेश इशू करा जाएगा बेटे वो इक्विटी शेयर्स का करा जाएगा। कंपनी मेक्स ए फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आपने ध्यान रखना है कि कंपनी जो फ्रेश इशू करेगी वो इक्विटी शेयर्स का करेगी, क्योंकि रूल ये कहता है कि इक्विटी शेयर के बाई बैक के बाद अगले 6 महीने तक आप कोई भी इक्विटी शेयर, ओ सॉरी मैंने इक्विटी शेयर लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कहना ये चाहता था कि आप फ्रेश इशू जो करेंगे वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का करेंगे, क्योंकि रूल ये कहता है कि कोई भी कंपनी बाई बैक के बाद अगले 6 महीने तक इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती। तो पूरा रूल ये हो गया कि अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए कंपनी एक तो अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करेगी, और कंपनी क्या करेगी, और कंपनी क्या कर सकती है, अगर डेफिशिएंसी होगी या रिजर्व सफिशिएंट नहीं होंगे तो फ्रेश इशू कर सकती है, और फ्रेश इशू किसका करेगी, प्रेफरेंस शेयर्स का करेगी। इज इट क्लियर टू यू बेटे? अब आप क्या करेंगे, 2.5 पेज अपनी थ्योरी के लिए छोड़ दो, क्योंकि अब मैं कुछ एग्जाम्पल और कराऊंगा। तो 2.5 पेज के बाद, जैसे कि ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है और पेज नंबर 3 पेज छोड़ करके आप एग्जाम्पल नोट करना, क्योंकि बीच बीच में मेरे को थ्योरी और लिखानी पड़ेगी, तो आप थ्योरी फिर यहीं पर लिखना। थ्योरी आप एक ही जगह लिखें और प्रैक्टिकल एक जगह करें। आइए अब इस यहाँ तक क्योंकि हम कर चुके हैं तो यहाँ तक की थ्योरी आपकी समझ में भी आ गई है। अब आगे जो मैं केस कराऊंगा वो प्रीमियम का कराऊंगा, और आज जो हम केस करेंगे, एक तो अभी तक जो हमने करा है उसको हम रिकैप करेंगे और फिर हम प्रीमियम का केस भी करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो उनकी थ्योरी जो होगी वो हम बाद में लिखेंगे, लेकिन जब मैं थ्योरी लिखने के लिए कहूँगा तो आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटे? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, और मिटाने के बाद अब हम आज के कुछ एग्जाम्पल्स नोट करते हैं। आइए बेटे, अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स नोट करने शुरू करें। इज इट क्लियर टू यू? आज का पहला एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल 1,
या इसको लिखो आप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1, कॉन्सेप्ट डेमो 1। अब एग्जाम्पल की जगह मैंने ये नया वर्ड लिख दिया कॉन्सेप्ट डेमो 1। ये जरा कैची सा लग रहा है, इजंट इट? थोड़ा कैची सा लग रहा है कि नहीं लग रहा? कैची, इंप्रेसिव लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना? चलो, आपने कह दिया, नहीं तो मैं तो कुछ और लिखने वाला था। चलो जी बेटे, अब हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन करके जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए जी, फटाफट आ जाओ सर, फटाफट आ जाएं। यस, सबसे पहले तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, तो कॉन्सेप्ट डेमो में लिखो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ, ये बैलेंस शीट के टुकड़े हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ 005 लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। तो कोई कंपनी है और उसकी बैलेंस शीट का एक टुकड़ा आपको गिवन है। बैलेंस शीट उस कंपनी की जो दी हुई है, उस कंपनी की इक्विटी और लायबिलिटी साइड आपको गिवन है। क्या गिवन है? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। बेटे आपको मालूम ही है ना, आजकल लायबिलिटी साइड को इक्विटी एंड लायबिलिटी कहते हैं। तो इक्विटी और लायबिलिटी साइड कंपनी की गिवन है। इक्विटी और लायबिलिटी साइड में क्या क्या लिखा हुआ है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड्स के अंदर भी क्या लिखा है? एक तो कहता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर भी कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, डेट इज इक्वल टू 5 लाख। इस कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 5 लाख की है। फिर कहता है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लेते हैं ये भी इतने की है, 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, डेट इज इक्वल टू 5 लाख। फिर कहता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर तुम्हें जो गिवन है, एक तो जनरल रिजर्व गिवन है। मान लेते हैं कि जनरल रिजर्व 3 लाख का गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड है बेटे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 1 लाख। फिर 2, कंपनी की कोई नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है। NCL का मतलब है नॉन करेंट लायबिलिटी। मान लेते हैं कोई नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है। करेंट लायबिलिटी, मान लेते हैं कि कंपनी की करेंट लायबिलिटी 4 लाख की है। तो ये लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन है, करेक्ट। हमें अभी फिलहाल एसेट साइड की इंफॉर्मेशन चाहिए भी नहीं, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में 10 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख और 4 लाख। चलो इसको भी फिर 5 लाख कर देते हैं। तो लायबिलिटी साइड का टोटल आपका 20 लाख का गिवन है। दिस इज योर लायबिलिटी साइड, करेक्ट। अब क्वेश्चन में इसके आगे लिखा हुआ है कि ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट directors decide, on this date directors decide, on this date directors decide, इस दिन डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा, ऑन दिस डेट डायरेक्टर डिसाइड टू बाय बैक 25% of its equity share capital, 25% of its equity share capital,
25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। ये क्वेश्चन है, करेक्ट। अब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, और इस क्वेश्चन का मैं टाइटल या केस भी जो लिख दूंगा, ये कौन सा केस है, व्हेन रिजर्व्स आर सफिशिएंट। कैसे, ये अभी हम देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है व्हेन रिजर्व्स आर सफिशिएंट। जब रिजर्व आपके सफिशिएंट है, ये वो वाला केस है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, करेक्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हम केस देख रहे हैं जब हमारे पास रिजर्व सफिशिएंट है। इज इट क्लियर टू यू? आइए जी, अब सबसे पहले तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, आराम से देखो इस कंपनी के कितने शेयर हैं। पहले हमेशा आराम से काम करने की आदत होनी चाहिए। लाइए जी, अब हमने इसके सॉल्यूशन करने की कोशिश करी। सॉल्यूशन में भी मैंने सबसे पहले तो आराम से देखा कि कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इस कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5000 है। आराम से उसको तुम पहले तो नोट करो। आपने नोट कर लिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फिर आराम से देखो बी कितने का बाय बैक हो रहा है। बाय बैक जो हो रहा है वो 25% हो रहा है। 25% का मतलब 1250 शेयर का बाय बैक हो रहा है। 1250 शेयर्स, इज इट और नॉट? 1250 शेयर का बायबैक है। फिर स्टेप नंबर सी। स्टेप नंबर सी में अब आपने क्या देखना है, इनफैक्ट इतना देखने के बाद अब आप आगे से एक काम और करेंगे। अब आप आराम से देखो नॉमिनल वैल्यू, जो बायबैक हो रहा है उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है। इज इट क्लियर टू यू? तो नॉमिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू जो इक्विटी शेयर कैपिटल का आप बाय बैक कर रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाय बैक, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाय बैक। अब जो आप बाय बैक कर रहे हैं उसकी टोटल नॉमिनल वैल्यू कितने की हो गई, दैट इज इक्वल टू 1250 into 100। इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 125000। इसका मतलब 1,25,000 रुपए का बायबैक हो रहा है। 1,25,000 रुपए का बायबैक है। 1,25,000 का अब मुझे बायबैक करना तो है। सबसे पहले आप जब एंट्री लिखेंगे तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, और आपको याद भी होगा कि मैंने बताया भी था, जब हम अपनी एंट्रीज करेंगे तो हमें क्या क्या करना होगा। एंट्रीज, जर्नल एंट्री। अब आप जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्रीज। जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री करते समय भी आपने ध्यान क्या रखना है, पे अटेंशन। सबसे पहली एंट्री आपकी क्या होगी, एंट्री नंबर ए, अमाउंट ड्यू फॉर बायबैक या अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पैसा आपने पे करना है, पहले तो आप उसकी ड्यू एंट्री करेंगे, करेक्ट। अब ड्यू एंट्री आपकी क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपके पास 1250 शेयर वापस आएंगे। 1250 शेयर वापस आ गए। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए की है।
1,25,000 रुपए का बाई बैक। फिर मैंने बताया था कि आप टू इक्विटी शेयर होल्डर ना लिख करके इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट लिखेंगे। इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट, इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? अब हमें मालूम है कि जब हम ये एंट्री करते हैं, मैंने बताया था कि हमारा कैपिटल बेस बिगड़ जाता है। अब अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक टाइटल लिख देंगे। टाइटल मैंने क्या लिखा, चलो अलग से कर देते हैं, आपको समझाने के लिए बार बार फिर उसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्किंग फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस। अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए आप वर्किंग करेंगे। मैंने वैसे बताया था कि इस वर्किंग को करने के लिए आप हमेशा देखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग बॉट बैक। जो इक्विटी शेयर कैपिटल आप खरीद रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी। तो आराम से पहले तो उसकी नॉमिनल वैल्यू को आपने नोट करा, जो कि 1,25,000 है। तो आपका कैपिटल बेस 1,25,000 से कम हो रहा है। अब अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि मैं अब कई बार बता चुका हूं, हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करते हैं। क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स हम करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स एक तो। और दूसरा हम क्या करते हैं? दूसरा हम करते हैं फ्रेश इशू। अगर रिजर्व सफिशिएंट मात्रा में नहीं होते हैं तब हम फ्रेश इशू करते हैं। और फ्रेश इशू भी जो हम करेंगे वो हमेशा प्रेफरेंस शेयर का करेंगे, क्योंकि लॉ ये कहता है कि बाई बैक करने के अगले 6 महीने तक आप किसी भी तरीके से इक्विटी शेयर मार्केट में इश्यू नहीं कर सकते। यहां तक ठीक है? अब बताओ बेटे मेरे को यहां पर इस क्वेश्चन में आपके कौन कौन से रेवेन्यू रिजर्व हैं? सर इस क्वेश्चन में तो बहुत सारे रेवेन्यू रिजर्व हैं। बेटे ये भी रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है, ये भी रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है, ये भी रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जितना अमाउंट हमें चाहिए उससे कहीं ज्यादा मात्रा में हमारे पास रिजर्व्स मौजूद है। इजंट इट और नॉट? तो इसलिए ये जो केस है व्हेन रिजर्व्स आर सफिशिएंट का केस है। अब मुझे 1,25,000 चाहिए, मैं किसी में से भी ले सकता हूं, मैंने जनरल रिजर्व से ले लिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, आप किसी में से भी ले सकते हैं। तो आपने जनरल रिजर्व से ले लिए। रीजन सिर्फ ये है कि जनरल रिजर्व में जरा ज़्यादा बैलेंस है, तो मुझे कोई फ्रेश इशू करने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो जैसे ही मैंने ये वर्किंग करी, इमीडिएटली मैं इसकी एंट्री कर दूंगा। मेरी दूसरी एंट्री जो होगी वो होगी बी। एंट्री नंबर बी मैंने यहां पर करी, बी यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अब हमने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की एंट्री करी। जब हम अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज करेंगे, ये बुकिश एंट्री है, मैंने बताया था, इससे एसेट साइड पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, हालांकि लायबिलिटी साइड में थोड़ा शिफ्टिंग और रीशिफ्टिंग हो जाएगी। इजंट इट और नॉट? तो जनरल रिजर्व से मैंने 1,25,000 रुपए लिए और फिर मैंने क्या करा, उसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, टू CRR अकाउंट 1,25,000। करेक्ट? उसके बाद इस क्वेश्चन में मुझे कोई फ्रेश इशू नहीं करना पड़ा, इसलिए फ्रेश इशू की जरूरत नहीं है। जब मैंने ये एंट्री करी तो इसका मतलब मेरा कैपिटल बेस रेस्टोर हो गया है, और बिकॉज मेरा कैपिटल बेस रेस्टोर हो गया है तो अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करूंगा। अब मैंने एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर दी, तो एक्चुअल पेमेंट की एंट्री मैंने करी, लेट अस से मैंने यहां पर कर दी एक्चुअल पेमेंट। तो एक्चुअल पेमेंट की आपने एंट्री करी, तो एक्चुअल पेमेंट की बेटे आपकी एंट्री हो जाएगी ये एक्चुअल पेमेंट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम एक्चुअल पेमेंट कर देंगे 1,25,000 की। समझ में आया कि नहीं? 1,25,000 ये मैंने एंट्री कर दी। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। अब मुझे ये बताओ, मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूं, किसी कारण से मैंने तुमसे पूछ लिया, जल्दी से मुझे ये बताओ, जल्दी से मुझे जरा आप ये बताओ, करेक्ट, कि लायबिलिटी साइड की पोजीशन क्या है आफ्टर दी बायबैक। तो बैलेंस शीट पोजीशन आफ्टर दी बायबैक, बैलेंस शीट पोजीशन आफ्टर बायबैक। अगर मैं आपसे पूछूं कि बायबैक के बाद बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, तो आप मुझे कैसे बताएंगे? आप जल्दी से बताओ बेटे, क्या क्या बताओगे? पहले तो मुझे यह बताओ कि आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, 1 शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर भी हम लिखते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर भी हम लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 5 लाख की थी, वो अभी भी 5 लाख की है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद आपकी जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी वो अब 0 हो गई। सर ये 0 हो गई? हाँ बेटे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है और आपने एंट्री में, सॉरी मैंने ये गलत कह दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 0 हो गया और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 5 लाख का बैलेंस है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें इस पॉइंट को। बैलेंस शीट पोजीशन आफ्टर द बायबैक, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो 5 लाख रुपए का था, करेक्ट। अब आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000 से कम हो गई, तो 5 लाख माइनस 1,25,000, तो 3,75,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है, 3,75,000, करेक्ट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपीस थे, अभी भी 5 लाख है। उसके बाद फिर आपके जनरल, आपके रिजर्व्स की क्या पोजीशन है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व में आपके 3 लाख रुपए थे, 3 लाख रुपए में से आपने 1,25,000 रुपए इस्तेमाल कर लिए, यूटिलाइज कर लिए, तो इसमें जो बैलेंस है 1,75,000 का है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और मैंने ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निल लिखी हुई है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 5 लाख का बैलेंस है। हाँ जी, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस था 1 लाख रुपए का, उसमें अभी भी बैलेंस 1 लाख का मौजूद है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट को हमने यूटिलाइज ही नहीं करा। इज इट क्लियर टू यू? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में बैलेंस 1 लाख था, वो अभी भी 1 लाख रुपए का बैलेंस है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर करंट लायबिलिटीज जो हैं, करंट लायबिलिटी में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी तो आपकी थी ही नहीं। उसके बाद करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी जो है वो 5 लाख की है, तो आपने 5 लाख रुपीस लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट की पोजीशन नजर आएगी, लेकिन
आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, अभी हम बाद में और अच्छी तरह डिटेल में सीखेंगे। जब आपने ये एंट्री करी तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नाम का एक नया रिजर्व भी आ जाएगा। तो आपकी अब पोजीशन बैलेंस शीट की कुछ इस तरीके से नजर आएगी। इसको नेक्स्ट सेशन में हम जारी रखेंगे। ठीक है बेटे।